दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम यहाँ जिला मुजफ्फरनगर में और लगभग 2 साल से हमारा परिचय है किसान के साथ। हमारा ही पौधा लगा हुआ है और धीरे धीरे लोग बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, स्पेशली यूपी की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में काफ़ी बदलाव खेती को लेके आए हैं और काफ़ी समस्याएं भी खेती को लेके आई हैं। खेती को लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जिस प्रकार से हर एक महकमे को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे आप बात करें तो अगर एक सेना का जवान भर्ती हो रहा है तो उसको अलग ट्रेनिंग दी जा रही है, पुलिस के जवान को ट्रेनिंग है, मास्टर को ट्रेनिंग है, टीटी को ट्रेनिंग है। मतलब कोई भी आप अगर सरकारी विभाग ले लें या प्राइवेट विभाग भी ले लें तो वो ट्रेनिंग के साथ चलता है, मगर किसान की कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब यहाँ पे कोई ट्रेनिंग देने आता भी है तो लोग इकट्ठे गाँव में इसलिए नहीं होते हैं। मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ कि जो भी आता है वो बेचने आता है। किसान को बेचा, बेवकूफ़ बनाया और उसके बाद निकल गए। अब वो रिजल्ट आए या ना आए उसको लेना देना नहीं है। अगले की सीसी बिक गई, तुम भाड़ में जाओ, ये यहाँ पे चल रहा है। तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो उठ चुका है और किसान को ऐसा फील होता है कि यार मेरा कोई नहीं है, यहाँ सब मेरा बेवकूफ़ बनाते हैं और बना के निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने जो किसान कार्यशाला में पूरे भारत में जा करके जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को पता है हमारा क्या चल रहा है, तो हम लोगों को व्यवस्थित रूप से समझाते हैं कि आपने कम खर्च में बेहतर उत्पादन किस तरीके से लाना है बिना किसी आडंबर के चक्कर में फंसे हुए। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे आज पूरी विस्तृत खुल के, किसानों के सवाल जवाब, और जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, जैसा भी टूटा फूटा हूँ, आप लोगों के समक्ष हूँ और 24 घंटे उपलब्ध हैं। देखो, हर आदमी को राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बंदूक चला के देश की सेवा कर सकते हो। आप ऐसे जो लोग हैं, मेरे ख्याल से तो किसान से ज़्यादा दबा हुआ कोई है नहीं भारत के अंदर। अगर आप किसान सच्ची अगर भक्ति करनी है, कहीं भी किसी को भी मोक्ष प्राप्त करना है तो किसान की मदद करो, और जो कोई नहीं कर रहा है। और हम लोगों ने अगर ये नहीं किया, किसानों के बच्चों ने अगर ये नहीं किया, या आज जो जनरेशन 20 साल से और 40 साल के बीच में है, अगर हम लोगों ने आज अपने ऊपर ध्यान दिया, मैं, मेरे बच्चे और मेरा पैसा, तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें जूतों से मारेंगे, हमारे फोटोओं को। उस टाइम तक तो हम मर ही जाएंगे, लेकिन हमारे फोटोओं पे वो कनागत में तोरी के पत्ते पर रख के श्राद्ध नहीं देगा कोई, हमें जूतों से मारा जाएगा। क्योंकि हम वो कर्म करके जाएंगे कि आने वाली नस्लों को भोजन ही प्राप्त नहीं होगा जिस तरीके से हमारी जमीनें अभी रिस्पॉन्स कर रही हैं। और हमें पता है कि हम इसको सुधार सकते हैं, लेकिन सुधारने पे जोर नहीं दे रहे हैं। तो मेरे बस का जितना है मैं उतना कर रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है और उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ आएंगे और किसी तरह हम धीरे धीरे इस रसायन के जाल से छूटें और अपनी सेल्फ सस्टेनेबल खेती करें। मेरा जो मकसद है वो ये है कि किसान अपनी खेती खुद करे। कामिल को अपनी खेती करने के लिए या साजिद को अपनी खेती करने के लिए किसी राहुल की जरूरत कभी ना पड़े जिंदगी में। अगर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं मैं इनको गुलाम बना कर रख रहा हूँ अपनी एक सोच में, अपनी दवाई के माध्यम से, कि बेटा मैं रहूंगा तो तुम्हारी खेती होगी, वरना तो मुझे छोड़ा तो तुम गए। वो सिस्टम बीच में से खत्म करना है कि किसान की खेती, अपना खेत, मेरी खेती, मुझे पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। तो उसी में हम चर्चा करेंगे आज। और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप आराम से, चाहे तो मुझसे बीच में या मुझसे इसके बाद में आप पूछ सकते हैं आराम के साथ। ठीक है जी, मैं एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ। भैया हमें एक परिचय दे दीजिए आप। हम नमस्कार जी, ग्राम कासमपुर, जिला आपका नाम? सर मेरा नाम संजय चौहान है। ग्राम कासमपुर, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील सदर मुजफ्फरनगर जी, ब्लॉकपुर का जी। यहाँ पे मोस्टली तो गन्ने की खेती होती है। मोस्टली गन्ना, लेकिन जो लोग देख रहे हैं अब हमारी वीडियो जो है ना, वो पूरे भारत और 8 देशों में अलग अलग लोग देखते हैं। तो यहाँ पे किस किस चीज की मेन खेती है? ज्यादातर रकबा किसका है? ज्यादातर शुगर कैन का, यानी का गन्ने का। अच्छा, गन्ने का रकबा है। गेहूं का, थोड़ा बहुत पेड़ का भी है। गन्ना, गेहूं और पेड़ ये अपना पॉपुलर वाले, पॉपुलर, कमर्शियल पेड़, यूटिलिटी से पॉपुलर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसान का भैया ये अगर बाउंड्री पे लगा दो तो उसकी लड़की की शादी तो करा ही देता है। हमारे यहाँ तो प्लानिंग ये करते हैं कि लड़की की शादी में कट जाएगा, आपसे क्यों, वही होता है। ठीक है, बैठिए संजय जी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ये माइक पकड़ा दूंगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी मिट्टी पे। जैसे सपोज करो हमने कोई खेत में खेती करने जाना है। अभी सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के खेत में क्या आ रही है मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो फंगस, यानी रेड रोड आ रही है, कहीं कुछ, वो नाम अलग अलग है लेकिन वो है फंगस ही। जितनी बीमारियां आ रही हैं उसमें से अगर 10 नंबरों में बात करें तो 8 से हम फंगस से परेशान हैं और 2 में हम कीड़ों से परेशान हैं। उतने हम कीड़ों से परेशान नहीं हैं जितने हम फंगस से परेशान हैं। कीड़ों में तो गन्ने की बात करूं तो एक तुम्हारा खाली अगर टॉप बोरर को छोड़ दो या फिर वो सुंडी को छोड़ दो, तो तीसरा कोई ऐसा कीड़ा नहीं जो किसान को ज्यादा तंग करता हो। गलत कह रहा हूं? बाकी आपको फंगस ही तंग करती है। कभी पोका बोइंग आ रही है, कभी उसके साथ में कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो ये अब बात ये है भैया, मैं माइक दे देता हूं, पहले आप बोल लीजिए। मैं
इसमें बोलिएगा तो मैं समझ, मेरी समझ आ जाएगा ना थोड़ा। नहीं, वहां से पता नहीं चल रहा है। अगर आप बात करेंगे तो दोनों बात कर सकते हैं। वो कैमरे में दिखना चाहिए कि आपने क्या बोला। तो आपका कोई सवाल है आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं बोल लेता हूँ या पहले आप बोल लीजिए। जी 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 बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा अभी सुन के। और मैं बाहर से कहीं से नहीं आया हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ। मुझे खेती मेरे खेतों में जो सीखी आज भी कर रहा हूँ। मुझे लगा लोगों को बताना चाहिए, बस मैं गाँव गाँव जाके बताने निकल गया। मैं यहाँ कोई पर्ची या कोई पैसे, साजिद मुझे पैसे दिए क्या आने के, तेल के पैसे लिए क्या, मतलब ही नहीं है। मैं अपने पैसे से यहाँ अपना फूक के निकल जाऊंगा। अब आप लोगों को जो अच्छी बात लगेंगे वो सुन लेना, जो नहीं लगेगी उसको छोड़ देना। जैसे मौलवी साहब इतनी सारी बात बताता है, सारी थोड़ी मानते हो, जितनी मानते हो मेरी मान लेना। तो साहब हमने जैसे खेत का चुनाव किया, अब ये समस्या है कि ये आती क्यों है। आती इसलिए है कि जब 1962 में हमारे देश में लगभग 3 आदमी भूखे सोते थे, ये स्थिति थी आजाद होने के बाद से। हरित क्रांति हमारे यहाँ पे नई नहीं आई, तो उस समय में लोग रासायनिक डालने से डरते थे, घबराते थे। आप लोग तो उस समय छोटे होंगे, तो जबरदस्ती बताते हैं कि वो एग्रीकल्चर विभाग वाले आते थे और चोरी से रात में खेत में फेंक के जाते थे, ऐसे कुछ होता होगा उस समय में, जो मैंने पुराने लोगों से सुना। तो जब उस समय में आया तो हमने जैसे पहली बार ये डीएपी या यूरिया जैसी चीजें डाली तो हमारा उत्पादन एकदम से बूम हुआ। उसका कारण क्या था, हमारे खेतों में जान थी, बैक्टीरिया थे। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जब पहली बार कोई बच्चा कोई नशा पकड़ता है तो उसको बड़ा मजा आता है, क्यों, उसके शरीर में जान है। नशा बढ़ता है, जान कम होती है, धीरे धीरे वो आदी बन जाता है, वो मरने की तरफ चला जाता है। वही आज जमीन की हमारी स्थिति है, किडनी फेल, सांस नहीं आ रहा है, ढंग से चला नहीं जा रहा है, लेकिन शाम को बोतल चाहिए पूरी या सुल्फा चाहिए, वो स्थिति हमारी जमीन की हो गई। हम लोगों ने क्या किया कि इसको 25 साल के लिए दिया गया था हम लोगों को प्रयोग करने के लिए। जो रासायनिक खाद आप जो भी डाल रहे हो, इनको 25 साल तक प्रयोग करके छोड़ने के लिए बताया गया था। इसकी पूरी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी अगर आप जर्नल में ढूंढोगे जाकर के। लेकिन हम लोगों ने इसको छोड़ा नहीं और बल्कि बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसा तो कोई बाउंडेशन कानून तो है नहीं कि अगर आप सेना तो है नहीं कि ये काम नहीं होगा तो 1100 लोग बोलेंगे ठीक है साहब नहीं होगा। हाँ तो गांव है, मैं तो डाल लूंगा, तुम कौन हो कहने वाले, होता है कि नहीं होता। तो हम इसको बढ़ाते चले गए। अब हुआ क्या कि जमीन के अंदर ये जो रासायनिक खाद है ये नुकसान क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। लोग बोलते हैं ये जहर है, जहर है, जहर है। जहर है लेकिन किसके लिए, एक खड़े पौधे के लिए जहर नहीं है। उसमें से वो फास्फोरस निकाले, फास्फोरस ही निकालेगा, डीएपी नहीं जाएगा दाने के अंदर, ठीक है। यूरिया से नाइट्रोजन ही मिलेगी उसको और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये इसका जो वेस्टेज होगा 46% यूरिया है, उसके अलावा क्या है, तो वो जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो सब आपके खेत में पड़ा है, तो आपकी मिट्टी को मार रहा है, आपकी भूमि को मार रहा है। और पौधा किस में उगेगा, जमीन में उगेगा। तो ये जो रासायनिक खाद है ये डायरेक्ट डालने के लिए नहीं बने, मतलब आप लाए दुकान पे से और आपने खेत में फेंक दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, कट्टे लाए ट्रैक्टर पर रखे, पीछे रखे, खेत में फेंके, पानी दे दिया, वाह भाई हम तो 2 गट्टे डाल दिया डीएपी का, आज सल्फर भी दे दिया हमने, ये भी दे दिया वो भी दे दिया। अब 15 दिन बाद पता चला कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो जी बीड़ी मत पियो प्लीज, वैसे भी बीमार हो रहे हो और ज्यादा हो जाओगे। तो ये जो है हमने क्या किया, हम इसकी मात्रा बढ़ाते चले गए। ये आए, उन्होंने कहा कि यार हमने तो 2.5 कट्टा डाला, तो 2 ही डाल ले, तेरा क्यों ना होने का, बढ़िया। अच्छा तो यार कामिल एक काम कर, 1 कट्टा और डाल दे परसों को अगले पानी पे। मतलब आपने बिना सोचे समझे, बिना कुछ करे, जबरदस्ती अंधाधुंध खेतों में रसायन फैलते चले गए। अब हर चीज की एक खुदाई को अंत की से बैर होता है, कैसे कहावत है वो, तो हर चीज की एक लिमिट बनाई ऊपर वाले ने। अब ये जमीन की भी एक लिमिट है। जमीन में जो बैक्टीरिया हैं जो इस रासायनिक खाद को या किसी भी हमारे गोबर का खाद डाला, भैंस का पेशाब हुआ, या कोई भी पौधे की पत्ते की जड़ हुई या उसका अवशेष हुए, उनको गला के खाद में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया करने वाले अंदर बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया या तो कम हो गए या बहुत नीचे चले गए जमीन में, वहां से हट गए। तो ये जो खाद आके पड़ता था, इसको तोड़ने वाले जो बैक्टीरिया थे वो कम हो गए, तो खाद लगना भी कम हो गया। अब खाद लगता कम है, पड़ा ज्यादा रहता है। ये जो रासायनिक खाद जितना भी आता है, इसका 80% हिस्सा आपकी जमीनों में पड़ा रहता है। मतलब ना तो आपके खेत के काम का है, ना किसी के काम का है। अब इससे हो क्या रहा है, तो आपका पानी दूषित हो रहा है, एक आपका वातावरण दूषित हो रहा है। जब एक डीएपी का दाना या किसी भी एक रसायन का दाना जमीन के ऊपर जाके पड़ता है, तो वहां देखना अगले दिन सफेद सफेद सा दिखाई देगा, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जमीन। तो जब वो पड़ेगा तो वहां पे नीचे एक तो उसमें से तेजाब निकलेंगे अलग अलग तरीके के, और 200 प्रकार से ज्यादा की गैसें निकलती हैं उससे।
जब ये गैसें वातावरण में जाती हैं तो आपकी जो फसल है, फसल के पत्ते ऐसे होते हैं, तो फसल के पत्ते के ऊपर जो रोम छिद्र बने हुए हैं वहां से तो पौधा सांस लेता ही लेता है। नीचे से भी पत्ता पलट के देखोगे तो वहां पे भी रोम छिद्र बने हुए हैं, पत्ता वहां से भी सांस लेता है। तो जब ये गैसें उड़ेंगी तो ये पत्ते के सिस्टम में जाता है पूरा गैस अंदर। ऐसे है, मैं अगर झुका हूं नीचे धुआं लगा हुआ है तो धुआं मेरी सांस के थ्रू अंदर जाएगा। वैसे ही पत्ते, आपने देखा होगा कभी कभी खाद दे दिया हमने, जब पानी देते हैं तो नीचे के पत्ते पीले पड़ते हैं, उनके पड़ने का यही कारण है। तो ऐसे में पौधे को तनाव महसूस होता है और पौधा नीचे से भोजन लेना बंद कर देता है जड़ों से। जब आपको दिक्कत होगी, धुआं लगेगा तो रसगुल्ला खा रहे हो तो पहले रसगुल्ला रख दोगे, अगर बड़ा धुआं कर दिया यार, क्या ड्रामा, खान दोगे ना खान देने के, समझ रहे हो। वैसे ही पौधा भी बिहेवियर करता है अपने साथ, हमारे साथ। तो पौधा वो भोजन को नहीं लेता है उस समय के लिए, तो पौधा फिर क्या करता है, जो अपना स्टोरेज है खुद का उसने खाया हुआ है उसमें से भोजन को लेता है, जो खुद की बॉडी में है। जैसे गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं ने जो खाया अपने अंदर लिया, आपका यूरिया डीएपी पोटास खा करके उससे जो फल देने वाला है, तो जब जड़ से नहीं लेगा तो जो बॉडी के अंदर रखा है उसमें से खाएगा तो आपको उत्पादन कम आएगा, भले ही वो पौधा आपको ऐसा लंबा चौड़ा दिखाई दे। तो रासायनिक खाद को कभी भी डायरेक्ट नहीं देना होता, ये जमीन में जाके केवल नुकसान करता है और 80% फिक्स होता है। आज तक किसी ने इन चीजों पे काम नहीं किया, या किया भी है तो उन लोगों की इतनी सुनी नहीं गई, या शायद उस समय में सोशल मीडिया नहीं थी। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास सोशल मीडिया है बताने के लिए। लोगों ने जोर मारे हैं, हिस्ट्री में बहुत लोगों ने काम किया है किसानों के लिए, लेकिन उन लोगों को उस तरीके से वो अपनी बात को लोगों के सामने नहीं रख पाए। जैसे आज मैं बोल मुजफ्फरनगर में रहा हूं, लेकिन मेरे को सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। तो ये चीज हजारों लाखों लोगों में जा रही। पहले उन लोगों के पास ये व्यवस्थाएं विचारों की नहीं थी अपनी बातों को दूर तक पहुंचाने की। तो ये जो हम डीएपी, यूरिया, पोटाश जो भी चीज ला रहे हैं, इनको देने के तरीके कई अलग अलग हैं। जैसे अगर हम जो काम खेत में हो रहा है, अगर वही काम हम खेत के बाहर करके खेत में डालें, इसको ठंडा करके बना के, जैसे उदाहरण के तौर पे हम उड़द लेके आते हैं, तो उड़द लाए तो आपने घर में लाके घरवाली को बोला भाई उड़द बनाओ, तो पहले वो उनको धुलेंगी, धुलने के बाद उनको कुकर में उबालेंगी या हंडिया में उबालेंगी, तो वो दाना गल जाएगा, तब आपके खाने योग्य होगा। उसमें नमक, मिर्ची, जो जो आपके शरीर को तत्व चाहिए, नमक की भी जरूरत है, हल्दी की भी जरूरत है, मसाले की भी जरूरत है, लौंग की भी जरूरत है। तो ये पूरा एक सिस्टम बनाया है जहां से शुरुआत हुई थी खाना बनाने की। तो वो उड़द नहीं है, वो हमारे लिए एक दवाई का काम करता है साथ में। और अगर मैं कच्चे उड़द दे दूं और कच्ची लौंग दे दूं और कच्चा ही सारा सामान थाली में रख दूं कि खाओ साहब, तो आप खाओगे तो जरूर, लेकिन वो आपका ज्यादा दिन आप चल नहीं पाओगे। वही हालत हमारी जमीनों की है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होंगी, उदाहरण देकर समझा रहा हूँ साथ के साथ कि जमीन खराब क्यों हो रही है। तो अब हमने एक बोरी डीएपी डाला तो 37 किलो तो जमीन में ही पड़ा महाराज। और ये हर साल तो छोड़ो, हर महीने ही खाद डाल रहे हो लगभग। ये पड़े ही जा रहा है, पड़े ही जा रहा है, पड़े जा। तो जमीन में टॉक्सिसिटी बहुत बेहिसाब हो गई। एक और उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि अगर आपको टॉफी खाने का शौक लग जाए तो आप टॉफी जो अभी खा रहे हो इस समय, वो पन्नी के साथ ही खा रहे हो, पन्नी भी चबा रहे हो, टॉफी भी खा रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो। अब पेट में टॉफी की जो अंदर चीनी थी वो तो घुल गई, कुछ पन्नियों में चिपकी पड़ी है, और बाकी आपकी हाथ में इकट्ठी होती जा रही है पन्नियां। जबकि होना क्या चाहिए भैया जी, संजय जी, पन्नी को खोल करके केवल टॉफी खानी चाहिए, पन्नी फेंक देनी चाहिए। लेकिन आप अभी पन्नी खा रहे हैं। ये पन्नी क्या है और टॉफी खाद की बोरी, आप डायरेक्टली ले रहे हो सीधी खेत में। होना क्या चाहिए, इसको बाहर रख के वो पहले पन्नी को खोलना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो इसीलिए हम आप 50 किलो डीएपी भी रिजल्ट नहीं दे रही, पहले 15 किलो दे रही थी। तो अब हम क्या करें आज की स्थिति में? तो आप सबसे पहले तो मिट्टी की जांच पे जाओ अपने खेत की। जैसे ये खेत हो गया आपका, तो इसके किनारे 10 फीट अंदर, 10 फीट अंदर, 10 फीट अंदर, 10-10 फीट सब कोनों की मिट्टी ऐसे फावड़े से, एक फावड़ा मारो हल्का सा, और उसको वी शेप में ऐसे फावड़े से मिट्टी साफ कर ली, ऐसे मारा, ऐसे मारा, 6-6 इंच की इतनी इतनी मिट्टी ले लो सारे कोनों की। घर लेके आओ, एक कट्टे में फैला के रख दो। फिर उसको शाम को हाथ निकाल के फिर आधी कर लो, फिर ऐसे कर लो, ऊपर ऊपर के ढेले ढेले जो बनते जाएंगे एक तरफ करते जाओ, लास्ट में एक मुट्ठी मिट्टी बचेगी। इसकी जांच कराओ। जांच कराने के फायदे क्या है मिट्टी की? मिट्टी की जांच के फायदे ये हैं कि मैंने गेहूं बोना, अब मुझे गेहूं में डीएपी डालना, यूरिया डालना, पोटाश डालना है, मुझे कैसे पता कि कितना डालूं? खेत तो बोलता नहीं, फसल बोलती नहीं, और मैं खुदा हूं नहीं, तो मुझे पता भी नहीं इसमें डालना क्या है। तो बताएगा कौन? सुविधा आज है मिट्टी की जांच की।
तो मिट्टी की जांच में ये आ जाएगा कि तुम्हारे खेत में फास्फोरस की कमी है और जिंक की कमी है, बाकी सब पूरा है। या कौन कौन, जैसे ब्लड में हो भाई आपकी प्लेटलेट गिर रही हैं, तो चढ़नी प्लेटलेट चढ़ा रहे हो, खून तो मरने के ना, प्लेटलेट ही चढ़वाओ ना। तो वैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है आपकी मिट्टी की कि आपके खेत में किस किस चीज़ की कमी है। अगर आपके खेत में सपोज करो कि 25 किलो जिंक की कमी है और 5 किलो उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, या वो बता देंगे, उसमें लिख के आ जाता है पूरा, या हम लोग बता देते हैं, तो महाराज उतना ही डालो। मैं बिजनौर से आया और मैं घर से खीर खा के आया और आपने मुझे फिर खीर खिला दी, ये भी खीर बनाओ बैठे, ये भी, मैं कितनी खीर खाऊंगा जी? तो मैं एक एक चम्मच मार के छोड़ दूंगा, मेरी जुट्ठी किसी काम की भी नहीं, आप खा के पानी उसमें फेंक दोगे जाके बस बेसन में, वो खत्म हो जाएगी खीर। यही हो रहा है खेती में। आप डाल किसके ले रहे हो? फसल के लिए। फसल लेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी है उसके पास फास्फोरस, लेकिन लेने वाली अवस्था में नहीं है। तो आपको क्या करना है? लेने वाली अवस्था बनानी है। लेने वाली अवस्था कैसे बनानी है? पहले तो मुझसे पूछना, राहुल भाई तुम आ रहे हो, हम खीर बना रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कि नहीं यार कामिल भाई मैं तो यार खा के आऊंगा घर से। अच्छा ठीक है, तो पैसे बचे, खीर बची, इल्लत बची, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि राहुल भाई खा के मत आना, थोड़ी सी खाइए ना, थोड़ी हम बनाओ लें एक चम्मच। तो मैं घर से कम खा के आया और तुमने मुझे यहाँ भी खिला दी, तो तुम्हारा भी दिल रह गया, मेरा भी रह गया, और खीर खराब नहीं हुई महाराज दोनों तरफ से, ना उधर खराब हुई ना इधर खराब हुई। यहाँ भी पैसा सुरक्षित, वहां भी पैसा सुरक्षित। तो आपका जो जो भी आप फर्टिगेशन डाल रहे हो उसको नाप तोल के डालो। नाप तोल के कैसे? कि जैसे रिपोर्ट में आया कि आपने 50 किलो डीएपी डालना है साहब, या 1 एकड़ में 25 किलो डीएपी की कमी है, तो फास्फोरस की अगर कमी आपके खेत में है तो फास्फोरस के लिए आपको फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे। वे कहाँ से आएंगे? सरसों की खल से आते हैं, गाय के गोबर से आते हैं, भैंस के इनके पेशाब से आते हैं, आप जो गन्ने की पत्ती उसे खेत में मिला दो उससे आते हैं, और आपकी जो राख है, जितना भी आप आग ताप रहे हैं जाड़ों में, इससे आते हैं। 5 किलो गुड़ घोल के उसमें, वो मैं सारी चीजें आपको नुस्खे बताऊंगा अभी धीरे धीरे। वो सब चीजों को ट्यूबवेल के पानी पर रख के चलाते रहो, उनसे वो चीजें पूरी हो जाएंगी। और तुम्हारा जो खाद जमीन में पड़ा हुआ था, जिसकी मैं बात कर रहा, बहुत समय से जमा होता जा रहा, यो धीरे धीरे घुल के और पौधों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो फसल बिना खाद के भागनी शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि इस यो खाद है, वो खाद नहीं है, बैक्टीरिया है उसमें, डीएपी को घोल के पौधों को देने वाले। तो हमें इस तरफ जाना है, ना कि दुकान की तरफ जाना है। तो हमारा समाधान कहाँ है? हमारे घरों में है, दुकानों में नहीं है। हम दुकान में तब जाते हैं जब दवाई फंगस लग जाती है, उसकी दवाई लेने लगे ही ना, ऐसा करो ना काम, तो जमीन भी बचेगी, पैसा भी बचेगा। तो मिट्टी की जांच सबसे पहला काम। मिट्टी की जांच के बाद जब आप खेत की तैयारी करते हो, तो खेत की तैयारी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, अगर आप डालोगे तो आपकी जमीन वहीं से सुधरनी शुरू हो जाएगी। जिप्सम, आपके ब्लॉक में जाओ, आपके ब्लॉक में एग्रीकल्चर ऑफिस होता है, उनको बोलो कि मेरे पास इतनी जमीन है फरत के हिसाब से बेटा, और मेरे को इतना जिप्सम चाहिए। अगर वो अंग्रेजी मारता है, नहीं देता है, तो जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर से मिलो। अगर वो नहीं देते हैं या किसी वजह से मना करते हैं, हमारा उपलब्धता नहीं है, तो आप अपने जिलाधिकारी महोदय से जाके मिल सकते हैं, आपको मिलेगा, किसी भी हालत में मिलेगा। कहीं मेरी आवश्यकता पड़ती है तो बताना, मैं तुम्हारी तरफ से हाथ जोड़ जाऊंगा उनके जाके, वो दिलवा देंगे जरूर आपको, ठीक है। 5 कुंटल जिप्सम अगर आपने 1 एकड़ में 1 साल में डाल दिया, तो आपकी मिट्टी जहां तक बिगड़ गई वो बिगड़ गई, अब आगे नहीं बिगड़ेगी, इस चीज की गारंटी होती है उसके अंदर। और जिप्सम एक प्रकार की मिट्टी है, वरना तो सारे गांव वाले मिलकर राजस्थान से एक ट्रक मंगवा लो, सूत्र गांव में आकर उतर जाएगा। 150-200 रुपए की बोरी मिलती है इसकी, मट्टी है वो जिप्सम, ठीक है साहब। 30 किलो चूना, मैं 6 बीघे की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में 6 बीघे का होता है, तो 30 किलो चूना, लगभग 10 बोरी आपका जिप्सम, और 11 कुंटल की या 10 कुंटल की जो ट्राली नॉर्मली हमारे यहाँ चलती है, उसमें 10 या 11 कुंटल सूखा गोबर की खाद आती है। गिल्ली को तुमसे 50 बना लो, 100 बना लो, वो तुम्हारी मर्जी है, आती उतनी है। शुगर मिल की मैली मिल जाए तो 1 से 2 ट्राली शुगर मिल की मैली, और बाकी अपना वो गोबर की सड़ी हुई खाद 3 से 5 ट्राली। देखो जितनी मिल जाए उतनी बढ़िया, ना मिले तो उसके भी विकल्प हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि आप कोशिश करोगे मिल जाए। तो क्या क्या हो गया? 4-5 ट्राली गोबर की खाद, 1-2 ट्राली शुगर मिल की मैली, मिल गई ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। उसके अलावा आपने चूना बिना भुजा डले वाला, रात को ला के ऐसे भी ओस में रख दोगे तो सुबह तक खिल जाएगा, वो पूरा पाउडर बन जा, बनता है कि नहीं?
और इसको अपना गोबर में मिलाओ अगले दिन, या उसी खाद के ऊपर डाल दो कूड़ी की, और खेत में जाने दो। इसके साथ में आपने लेना है आपका ये जिप्सम, वो भी खेत की तैयारी में बिखेर दो। अब ये खेत की तैयारी से 8 दिन पहले आपने क्या करना है, ट्राइकोडर्मा, ये एक देसी चीज है, ये नाम अंग्रेजी इनके, वो जमीन में ऑलरेडी होता है, बस उसके बैक्टीरिया बढ़ाना है। यो फंगस का यो ही तोड़ है, इसके अलावा कोई तोड़ ही नहीं है दुनिया में, समझ गए साहब। ट्राइकोडर्मा, मैथिरिजियम एनिसोप्ले, बिवेरिया बेसियाना। बिवेरिया बेसियाना आपके दीमक और जमीन के अंदर वाले जितने भी आपको 2-4 कीड़े तंग करने वाले, इनका बाप है यो। और मैथिरिजियम एनिसोप्ले आपके 154 तरीके के कीड़ों का उस्ताद है, ये आने ही नहीं देगा खेत में। इन तीनों को अलग अलग 2-2 बोरी 3-3 बोरी गोबर की खाद लेके उसके ऊपर या तो लिक्विड में 1 लीटर इसका कल्चर, या वो पाउडर छिड़क के हाथ से मिलाकर और इसे छाया में ढक के रख दो 8 दिन के लिए। अब ये तीनों ढेरी बाद में एक साथ मिलाओ और 1 एकड़ खेत में फेंक मारो। यो खेत की तैयारी अगर आपने करी तो मेरी गारंटी है, अगर आपको उत्पादन इस साल 50 कुंटल एवरेज आ रहा है गन्ने का, तो यही 70 से 80-100 भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। केवल इसी चीज से, जब आदमी बीमार ना होने का तो बढ़िया काम करेगा नहीं मजदूर आपका। जब वो बेचारा कभी फावड़ा लग रहा है उसके पैर में, कभी ततैया काट रहे हैं, कभी सांप ने काट लिया, चौथा काम क्या करेगा। वही हमारी जमीन है, फसल आवे बाद में, बीमारी पहला आ जा तो फसल बढ़ती ना। हम लड़ाई करते हैं फसल के साथ, ये दवाई खा बढ़, दवाई खा बढ़, इसलिए उत्पादन नहीं आता। तो हम अभी अभी क्या चल रहा है हमारे साथ कि किसान वहां खड़ा है छत पे, और यहाँ पे खेती कराने वाले नीचे खड़े ऑर्गेनिक वाले, जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक पे आ जाओ मेरे कहने से एकदम से आज ही। अब मैंने बोला कामिल कूद जा, तो कामिल बोला भैया यार हाथ पे टूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं नीचे खड़ा हूँ। कामिल कूद गया, कुल्ला उतर गया। मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन तू कूद गया ना, कुल्ला ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। साजिद भाई को कूदा दिया, ये ठीक कूद गए। तो मैं बोला यार तू ही गड़बड़ कूदा देख, साजिद ठीक कूद गया। तो मैंने 10 कूदाए, 10 में से 8 बेकार हो गए, 4 आदमी ठीक निकले। तो मैं उन 4 को पूरे गांव को दिखा कर घूम रहा हूँ, देखो मैंने आदमी कुदा दिए। तो इन्हें भी तो दिखा जो 6 पड़े पीछे, इनके मुंह टूटे पड़े, दांत टूट गए। ऑर्गेनिक में यही हो रहा है, जिसकी जमीन में कार्बन था वो तो ले गया उत्पादन निकाल के, और जिसकी जमीन में कार्बन नहीं था, मेरे जैसा लपाटू, वो बेचारा गया काम से। अब आदमी ने कह रहा है कि तू ही निकम्मा, देख ये देख इनके यहाँ तो हो रहा है, तेरे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो कोई भी सीढ़ी देने का काम नहीं कर रहा है। हम किसानों को सीढ़ी दे रहे हैं कि पहले ही डंडे भया और नीचे पैर रख, हाँ 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 ऐसे ऐसे नीचे रख, आ गया बस, दूसरा भी रख। समझ रहे हो, जैसे आदमी उतारता है किसी को, ऐसे ऐसे उतर रहे हो तो कैसे पता चलेगा नीचे। तो लास्ट वाले डंडे से तुम कूदा सकते हो कि अच्छा ठीक है अब कूदिए, अब तो गिरने का नहीं। तो किसानों को अगर हम सही तरीके से ज्ञान दें लोग, और उसको सही तरीके से हाथ पकड़ के साथ चलाएं कि अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, तो किसान किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकता। फेल होने का कारण यही है कि अपना सामान बेचा और निकल लिए वहां से। अब दोबारा ना नंबर लगाने का भाई साहब तुम्हारा, ना ये नंबर लगने के जो इस पर दे रखे हैं, भाई वो निकल गया बाल को, ना ये लगने के, खत्म कहानी। अब लगाते रहो नंबर। तो ये हो रहा है अभी हमारे साथ। लोग आए, सामान बेचा और भाग गए। यहाँ पे चाहिए लोगों का हाथ पकड़ के साथ चलने वाले लोग। तो हम लोगों को गांव गांव जाकर के ये समझाने कि खेती करनी कैसे है। तो ये अगर आपने खेत की तैयारी इस तरीके से करी तो आप यहाँ पे मार नहीं खाओगे। अगर आपके पास समय है 20 दिन का, नहीं भी है तो निकालो, तो आप इसमें 11 से 12 तरीके की, जैसे उड़द की दाल, चने की दाल, मटर की दाल, आपका सरसों हो गई, 3 तिलहन, 3 दलहन और 3 फसलें अन्य हैं। ठीक है साहब, इसको बोलते हैं नवरत्न। 9 प्रकार की फसलें आपने खेत में बो देनी है, और 20 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में जितना भी आपके पास समय मिल जाए, 40 मिल जाए तो सुभान अल्लाह, अगर ना मिले तो कम से कम जितना मिल जाए इन्हें खेत में ही जोत दो। अब आप ये मान लो कि आपने 70-80% अपने खेत में खाद दे दिया साल भर का, अब आपको केवल फसल बोनी व्यवस्थित रूप से। तो ये चीजें हैं, अगर हम खेती करें इस तरीके से, तो जिन चीजों के लिए आप परेशान हो आज और आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि नई बीमारी चालू हो जाती है, अब इसका क्या करें, तो उनका उपाय यही है। इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे खेती करेंगे तो ये तो हो गई खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में अब किसी का कोई सवाल है तो आप पूछो मेरे से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गन्ना भी तो बो ही रहे, गन्ने के बारे में पूछ। हाँ तो यो गन्ना ही तो है, इसमें गन्ना बोलो, आदमी बोलो, कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, भाई इसके अंदर कोई फसल लगा लो आप। ये सूत्र मैं आपको बेसिक सूत्र बता रहा हूँ, यहाँ हम किसी पर्टिकुलर फसल की बात करने नहीं आए कि मैं केले पे खड़ा साहब, गन्ने वाले बैठे बेचारे बाबलों की तरियो ना, कॉमन फसल कोई भी लगा लो जी। मिर्ची, हाँ ठीक है, पत्ती मुड़ने वाला आया होगा,
वो फंगस नहीं है, और रस चूसक कीड़े बोलते हैं उसको, वायरस होता है, उसके बाद एक वायरस आता है उससे, लीफ कर्लिंग वायरस बोलते हैं उसको। हाँ हो जाएगी, मुझे दिखा दियो खेत कितनी दूर है। हाँ ठीक है, फोटो वीडियो लाए हो कुछ, उसके फोटो या वीडियो मुझे भेज देना। पर्ची है तुम्हारे पास मेरे नाम की है? नहीं है तो ये रही, इस पे मुझे व्हाट्सएप पे पहले वाले नंबर पे व्हाट्सएप करके और वीडियो भेज देना। जो चीज़ मैं बताऊंगा वो कर लेना। मिट्टी का स्प्रे बताऊंगा मैं, वो कर लियो। मिट्टी का है, उसके बाद दूध वाला बताऊंगा एक। ठीक है, ये 2 काम कर लियो, वो ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मिर्ची देखो ऐसा है, कोई भी फसल पे अगर बीमारी लगी तो उसका निवारण या तो ऑर्गेनिक से करो या रासायनिक से करो, दोनों में एक तरीके से करना पड़ेगा। तो ये खेत की तैयारी थी यहाँ तक आपकी। ठीक है, इसके बाद कामिल भाई अभी इसको हम रोकेंगे।